भाई बताओ ना, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनकर वह चुप रहा और कोई जवाब ना दिया। यह देखकर मैंने जज्बात से रोंदे हुए लहजे में उससे बोली, शर्माओ ना भाई, तुम्हारे दिल में जो बात है कह दो। मेरी बात सुनकर उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर सर झुका दिया। आखिर मेरे बार बार के इसरार पर उसने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, जो आप कहो। उसे यूं शर्माते देखकर मैं खुद ही कुछ करने का सोचा। मुझे अपने भाई पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था और मैं शहवत के नशे में टुन होती जा रही थी। मैं बड़े प्यार से भाई के बालों में उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां ले रखी थी। ओह भाई, तू कितना अच्छा भाई है, अपनी बहन को कितना मज़ा दे रहा है। दर्द की शिद्दत से खुद ब खुद ही मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। मेरे हलक से निकलने वाली चीख इतनी बुलंद थी कि वो नीचे तक गई, घर में भी सुनी गई। एन उसी वक्त नीचे से अब्बा, जो किसी काम से अभी घर में दाखिल हुए थे, चीख सुनकर बड़ी ही घबराई हुई आवाज़ में बोले, ऊपर कौन है, क्या हुआ सब पुत्र। उसके साथ ही ऊपर आने की आवाज़ें आने लगी। अब्बा बड़ी तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। उधर अब्बा की आवाज़ सुनते ही मेरी और भाई की हालत गैर हो गई थी। ऊपर से उनकी सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़, जैसे जैसे ये आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी, वैसे वैसे हम दोनों की अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। फिर ये आवाज़ करीब होती गई। अब्बा की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए तो मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन फिर अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया, अगर हम दोनों इस हालत में पकड़े गए तो बेमौत मर जाएंगे। यह ख्याल आते ही मैंने जल्दी से अपनी शलवार पहनी और भाई से यह कहती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई कि तुम यहीं रुको। उस वक्त चूँकि मेरे ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैंने खुडे का टायर एक तरफ किया और फिर बड़े ही बेढंगे अंदाज में खुडे से बाहर छलांग लगा दी। छलांग बेढंगी होने की वजह से मैं खुडे से बाहर नंगे फर्श पर आड़ी तिरछी होकर गिर गई। इस तरह ज़ोरदार तरीके से गिरने की वजह से थोड़े से मेरे गोडे और काफ़ी हद तक मेरे बाजू की दोनों कोहनियाँ छिल गईं। इसके साथ साथ मेरे बाकी जिस्म पर भी कुछ खराशी आईं, लेकिन चूँकि उस वक्त मुझे उससे बेहतर और कोई तरीका ना सूझ रहा था, इसलिए मैंने यह सब बर्दाश्त किया। और ऐन उस वक्त के जब अब्बा सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर कदम रख रहे थे, मैं भी अपनी कोहनियाँ मलती हुई उठ खड़ी हुई थी। मुझे यूं कोहनियाँ मलते हुए देखकर अब्बा कहने लगे, क्या हुआ पुत्र। तो मैंने रूखान सा मुँह बनाया और अब्बा की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो अब्बा, मैं खुडे की छत से लकड़ियाँ उठाकर अंदर रखने आई थी, लेकिन पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर गई। मेरी बात सुनकर अब्बा आगे बढ़े और मेरी दोनों कोहनियों का मुआयना करते हुए बड़ी शफ़क़त से कहने लगे, भाई कहाँ है। तो मैंने जल्दी से जवाब दिया, वो बाहर दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। उस पर अब्बा ने मुझे डांटते हुए कहा, हज़ार दफ़ा कहा है कि इसको ज़्यादा देर तक बाहर ना घूमने दिया करो, लेकिन तुम लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। फिर मेरी तरफ देखकर बड़ी शफ़क़त से कहने लगे, पुत्र, आइंदा खुडे की छत पर तुमने खुद नहीं चढ़ना, बल्कि उस नालायक को चढ़ाना है। तो मैं अब्बा की बात सुनकर कहने लगी, ठीक है अब्बा, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। यह सुनकर अब्बा मुस्कुराए और उसी शफ़क़त से कहने लगे, चल पुत्र नीचे चल, मैं तुम्हारी कोहनियों पर कोई दवाई वगैरह लगा देता हूँ। सीढ़ियाँ उतरते हुए एक दफ़ा फिर उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बात सुन ली है ना, आइंदा तुमने खुडे की छत पर नहीं चढ़ना, बल्कि उस काम के लिए भाई को कहना है। फिर वह मुझे साथ लिए नीचे चले आए। अब्बा की बातें सुनकर मैंने सुख का सांस लिया और दिल ही दिल में कामयाबी पर खुश हो गई। ये उसी शाम का वाक़या है कि अम्मा से मिलने हमारी बड़ी खाला, जो कि हमारे टाउन से थोड़ी दूर ही रहती थी, खाला के साथ उनकी बेटी फौजिया भी आई, जो मुझसे 4 साल बड़ी थी। मेरी तरह उसका रंग भी सांवला था, बड़ी बड़ी छातियों के साथ उसके होंठ कदरे मोटे और थोड़े लटके हुए थे। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।